मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है वैज्ञानिक प्रबंध मूल्यांकन। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है प्रबंध में जो वैज्ञानिक प्रविधि हैं उनका प्रयोग करना, कि किस प्रकार से जो संगठन हैं, जो उद्योग हैं, उनमें जो आने वाली समस्याएं हैं, उनमें जो चुनौतियां हैं, उनका किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से उनका समाधान किया जाए, ये उस बात पर बल देता है। आज के इस व्याख्यान में मैं वैज्ञानिक प्रबंध के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन पर, F.W. टेलर का जो योगदान है और इसका किस प्रकार से जो आलोचक हैं उनके द्वारा आलोचना की जाती है, आज पर मैं उस पर बात करूंगी। सबसे पहले जो वैज्ञानिक प्रबंध है, इसका उदय कहाँ से हुआ? इसका उदय अगर हम कहें तो जो परंपरागत पद्धतियां थी, जो उद्योगों में या संगठनों में जो चुनौतियां आती थी, जो समस्याएं आती थी, उनका समाधान प्रस्तुत करने में जब वो तकनीकें, प्रविधियां अपने आप में सक्षम नहीं थी या उन चुनौतियों का समाधान नहीं प्रस्तुत कर पा रही थी, तो उस समय पर ये बल दिया जाने लगा कि किस प्रकार से इन जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान निकले। तो जब इस पर चर्चा चल रही थी तो ये आया कि प्रबंध में किस प्रकार से वैज्ञानिकता के आधार पर कार्य किया जाए, और यहीं से वैज्ञानिक प्रबंध का उदय होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में F.W. टेलर का महत्वपूर्ण योगदान है और उनको अगर हम कहें इसका पिता भी या जनक भी माना जाता है। यद्यपि उससे पूर्व L.T. ब्रंडाइस के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था, पर प्रमुख रूप से जो F.W. टेलर का योगदान है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। F.W. टेलर जो पेशे से वो थे, इंजीनियर थे, और जब उनकी भर्ती हुई थी तो एक अप्रेंटिस के तौर पर उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया था। और उसके साथ साथ वो जब कार्य इसमें कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें महसूस की और उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया कि किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, क्योंकि अपने अनुभव के दौरान वो देख रहे थे कि जो कार्मिकों के, कर्मचारियों के और जो मालिक होता था उनके बीच किस प्रकार के तनाव की स्थिति रहती थी, क्योंकि जो पूंजीपति था वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन चाहता था, लाभ कमाना चाहता था, और श्रमिक से अधिक काम कराना चाहता था। तो इन्हीं आधारों को लेकर F.W. टेलर ने अपने हम कहें उन्होंने अपने प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। 1901 के बाद जब वो अपने, अगर हम कहें जो उनका प्रोफेशन था, उससे वहाँ से उन्होंने रिटायर होने के बाद में इसमें प्रयोग करने आरंभ किए, और प्रयोग करने के साथ साथ उन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण इसमें लेख लिखे, या उनकी हम राइटिंग्स की जब बात करते हैं 1895 में जो उनका महत्वपूर्ण है पीस रेट सिस्टम उन्होंने प्रकाशित कराया था, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स जो 1906 में पब्लिश हुआ था, और द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो 1911 में पब्लिश हुआ था। ये उनके प्रमुख हम कहें लेख थे जो उनके अनुभवों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर वो प्रकाशित हुए थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने जिन चीजों को प्रमुख रूप से प्रतिपादित किया था उसमें था कि किस प्रकार से जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की जा सकती है, और ये जो उत्पादन है, ये उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से हो, कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाए जिसमें जो वर्कर है और जो एम्प्लॉयर है दोनों के बीच में संबंध भी बने रह सके। तो उसके लिए जो बात उन्होंने की कि यहाँ पर इस तरीके की तकनीक का प्रयोग किया जाए जिससे कि जो प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। दो साइंटिफिक मैनेजमेंट बात करता है कि जो प्रमुख रूप से एफिशिएंसी या प्रभावशीलता है उसे संगठनों में किस प्रकार से लिया जाए, क्योंकि जो प्रभावी तरीके से काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो
रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो भी बेहतर होगा। तो इस बात पर बल दिया जा रहा था। और इसी के साथ साथ जो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने बल दिया था कि जो निर्धारित लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को रखा जाए, क्योंकि जब निर्धारित लक्ष्य रखने के से जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है दोनों जब उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक दिशा में, जो निर्धारित दिशा होती है और वैज्ञानिक कार्यविधि का प्रयोग किया जाए, जो भी समस्याएं आए, जो भी चुनौतियां आए, या जो आगे बढ़ने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से काम किया जाए, तो उसमें वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक विश्लेषण भी उसके साथ साथ किया जाए। ये बात करता है कि मितव्ययता कि किस प्रकार कम से कम खर्च करते हुए जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए। ये उत्पादन कब बढ़ सकता है? ये तब बढ़ सकता है जब चीजों में बेहतर समन्वय हो। जैसा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था कि अगर हमें जो वर्कर है और उसके साथ साथ जो वर्कर है और जो ऑनर है, उन दोनों को इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि जहां पर ऑनर और जो मशीनें हैं उनके मध्य में समय का अपव्यय ना हो और दोनों के मध्य किस प्रकार से बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, उस पर बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि टेलर ने जो अपने प्रयोग थे, उन प्रयोगों के आधार पर इस बात पर वो बल दिया था कि किस प्रकार से जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो और संघर्ष न हो। क्योंकि जो ऑनर है वो कम से कम वेतन पर जब अधिक से अधिक उत्पादन कराना चाहता है और नियोजक जो होता है उसको ये भी पता होता है कि उसे कार्य क्या कराना है। टेलर ने कहा था कि नियोजक जानता है कि कर्मचारियों से क्या कार्य लिया जाए, फिर वह ये देखे कि वे उसके लिए न्यूनतम खर्च में सर्वोत्तम कार्य कर सके, अर्थात मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट की वो बात करता है। और अगर हम टेलर का जो पूरा उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको देखें तो एक प्रकार की वो मानसिक क्रांति की बात करता है कि उसका सार जो है वो मानसिक क्रांति है। और उसने कहा था कि नियोजक एवं नियुक्त दोनों की वो बात करता है में पूर्ण मानसिक क्रांति के बिना वैज्ञानिक प्रबंध का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात अगर वैज्ञानिक प्रबंध को लाना है तो उसके लिए वहां पर मानसिक क्रांति की आवश्यकता है। दोनों ही चीजों में जो है वो सुधार लाया जाए, प्रभावशीलता में वृद्धि की जाए, जहां पर वर्कर हैं उनका सिलेक्शन, उनका ट्रेनिंग वो साइंटिफिक वे में होनी चाहिए। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध में जहां पर वर्करों की नियुक्ति है, उनका प्रशिक्षण है, वहां पर कार्यों का विभाजन है, कार्यों का विभाजन जो वर्कर हैं उनके मध्य में और जो एम्प्लॉयर है उन दोनों के बीच में बेहतर तरीके से हो। और इसी के साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड टूल्स बनाए जाएं जिनके आधार पर संगठन में कार्य किया जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजों को अपनाया जाएगा तो वो कहता है कि जो पुराना मेथड है, रूल ऑफ थंब वाला है या ट्रायल एंड एरर का मेथड है, उसके स्थान पर इन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब वैज्ञानिक प्रबंधवाद के द्वारा इन चीजों को स्थापित किया गया तो निश्चित रूप से इसने या वैज्ञानिक प्रबंध ने उत्पादन के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक क्रांति लाई थी। क्रांति इस दृष्टिकोण से कि जहां पर उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई वहीं पर जो एम्प्लॉयर और वर्कर के रिलेशन थे वो बेहतर हुए, जिसे हम कॉर्डियल रिलेशन की बात करते हैं वो बेहतर होने लगे थे। और इस तरीके से उत्पादनता में वृद्धि हो रही है, गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है और दोनों के बीच बेहतर संबंध हो रहे हैं। लेकिन जो विद्वान हैं मुख्य रूप से वो विद्वान जो उस समय पर दूसरे स्कूल्स में काम कर रहे थे, दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे थे, और जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में जो एल्टन में और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा भी इस पर इसकी जो है मूल्यांकन करते हुए कुछ कमियों की तरफ इशारा किया गया था। अगर हम टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का मूल्यांकन करें तो हम कुछ चीजों को उसमें देखते हैं। अमेरिका और पश्चिम के जो देश हैं वो उनमें कई वर्षों तक इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इन देशों में प्रमुख रूप से मैं क्यों नाम ले रही हूँ, क्योंकि ये वो देश थे जो कि औद्योगिक क्रांति को देख चुके थे और अब यहाँ
पर जो औद्योगिक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तीव्र गति पकड़ चुकी थी, जबकि जो बाकी देश थे या डेवलपिंग कंट्रीज थी वहाँ उनमें जो औद्योगिक क्रांतीय प्रक्रिया उस प्रकार की नहीं है जो कि इन देशों में थी। तो जब इन वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग यहाँ पर किया गया तो कुछ वर्षों तक वहाँ पर बहुत अच्छे उसका हम कहें रिसर्च रहा और उत्पादन में वृद्धि हुई, अच्छे संबंध बने। लेकिन जो उसकी कमी थी वो कमी भी थोड़े दिन में सामने दिखने लगी थी, और वो कमी इस दृष्टिकोण से दिखने लगी थी कि जहां पर श्रमिकों की उत्पादकता और पारिश्रमिक में सुधार हुआ था वो तो स्पष्ट दिख ही रहा था, लेकिन उतनी ही जल्दी जितनी इस वैज्ञानिक प्रबंध का विकास हुआ था उतनी जल्दी उसमें गिरावट भी आने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो पॉपुलैरिटी क्यों कम हुई? क्योंकि इस प्रबंध के तहत जो मनुष्य को एक आर्थिक इकाई मान लिया गया था उसको अब अस्वीकार किया जाने लगा और ये कहा गया कि मनुष्य केवल एक आर्थिक इकाई नहीं है। मनुष्य वो जो कार्य करता है, जो वह उत्पादन के लिए कार्य करता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, और जब उसकी आवश्यकताएं जिसमें पूरी हो जाती हैं तो वो उसके पश्चात वह संतुष्ट होता है, और इस आधार पर उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाला। लेकिन क्योंकि मनुष्य जो है वो एक आर्थिक इकाई नहीं है, उसके ऊपर जो उसका सामाजिक वातावरण है और जो उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मनुष्य जो है वो मनुष्य केवल एक मनुष्य मात्र नहीं है, वो आर्थिक उत्पादन का पुर्जा मात्र नहीं है। उसकी जो इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो अनुभव है, उसकी जो सोचने की क्षमता है, उसके जो समूह में का एक अंग होने के कारण जो उसके महसूस करने की शक्ति है वो उसे उससे भिन्न बनाती है। तो अगर केवल ये मान लिया जाए कि वो उत्पादन ही करता है, उत्पादन की इकाई है, बस उसे संगठन में वो काम करेगा और संगठन का जो मालिक है उससे बेहतर जो है वो उससे काम कराना चाहेगा, उत्पादन लेना चाहेगा, तो वो इकाई नहीं है। उसकी अपनी फीलिंग्स, उसके अपने अनुभव, उसके अपने इमोशंस वो सारे काम करते हैं। इसलिए केवल भौतिक वातावरण में ही परिवर्तित कर देने से वो केवल इसलिए नहीं कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाता कि उसे कार्य करना है। दूसरी चीज है कि जहां पर इंसेंटिव्स की बात आती है तो इंसेंटिव्स जो उसे दिए जाएं, जो उसे सुविधाएं दी जाएं, वो निश्चित रूप से उसको कुछ समय के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन वर्कर को, क्योंकि वर्कर एक ह्यूमन बीइंग है, उसको अगर हम सोचें कि वो लंबे समय तक इन इंसेंटिव्स के साथ में जो उसे लाभ दिए जा रहे हैं उनके लिए वह लंबे समय तक एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य कर सकता है, तो ऐसा भी संभव नहीं है। जिसे कि इसके बाद जो मानवीय संबंध की जो एल्टन मेयो की अप्रोच है और उसके जो अनुयायी हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनके प्रयोगों के आधार पर इसको अस्वीकार कर दिया गया था कि जो भौतिक वातावरण है वो कुछ सीमा तक उसको वो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम केवल उत्पादनता में उसका वो देखें कि यही चीजें महत्वपूर्ण है तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसके स्थान पर जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण है वो अधिक प्रभाव डालता है, जिसे कि वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा जिस पर अपना हम कहें फोकस नहीं दिया गया था। तो इन आधारों पर जो ये वैज्ञानिक प्रबंध है यह खरा नहीं उतरता है और उन मनोवैज्ञानिक प्रभाव को, उन मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनकी वह उपेक्षा करता है। व्यक्ति की आवश्यकता केवल अधिक धन कमा लेना ही नहीं है या अधिक से अधिक उत्पादन कर अधिक से अधिक लाभ कमा लेना ही नहीं है कि अगर ये रख दिया जाए कि उत्पादन अधिक है तो उससे लाभ अधिक होगा, क्योंकि उसकी जो अपनी आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति एक समूह का अंग होता है और उस समूह का अंग होने के कारण जो उसका जुड़ाव है, उनसे जो उसका भावनात्मक लगाव है, जो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, वो उस पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए जो बात करता है कि व्यक्ति को अगर निजी तौर पर अपने सहयोगियों से अलग थलग नहीं
रहकर वो अच्छा काम नहीं कर सकता। तो ये भी देखा गया कि जब समूह में रहकर व्यक्ति कार्य करता है, उसके सहकर्मी जो होते हैं उनके साथ जो उसका जुड़ाव होता है, उसका प्रभाव भी उस उत्पादनता पर पड़ता है और जिस क्षेत्र में वह काम करता है, जिस जगह में वह काम करता है, उसका प्रभाव वहां पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो वैज्ञानिक प्रबंध है, वैज्ञानिक प्रबंध में जो एक चीज पर और बल या महत्व दिया गया है कि इसमें जो व्यवस्था है जो अधिक से अधिक उत्पादन की प्रभावशीलता की है। अब ये जो प्रभावशीलता आएगी, ये जो उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा, ये किन आधारों पर होगा? तो वैज्ञानिक प्रबंध जब बात करता है अधिक से अधिक उत्पादन की, तो एक तरीके से वो उन परिस्थितियों की बात करता है जहां पर कि जो कर्मचारी है उसका शोषण होता हुआ दिखता है। वो जो शोषण उसका है, क्योंकि जो मालिक है वो अधिक से अधिक उत्पादन चाहता है और उसी के साथ वो उत्पादन किस प्रकार से हो, वो उसके लिए वो तकनीकें अपनाता है। साइंटिफिक तकनीक की जो बात साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो इसके वो है इससे जुड़े हुए विद्वान हैं वो बात करते हैं। तो अगर ये उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ता है तो एक प्रकार से यह जो वर्कर हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। अगर बहुत ज्यादा बल इस चीजों पर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो शोषण है उसे शोषण को उसमें देखा जा सकता है। और मैक्सिमम प्रोडक्शन है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन की जो बात है उसमें भी वही है कि जो वर्कर हैं उनके माध्यम से मैक्सिमम प्रोडक्शन रखना। और उनके लिए बात की है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने या उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने भी बात की है कि किस प्रकार से उनका जो सिलेक्शन है वो वैज्ञानिक तरीके से हो, उनका जो प्रशिक्षण है वो भी वैज्ञानिक तरीके से हो। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, स्टैंडर्ड टूल्स हो जाएंगे और उसी के साथ साथ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो सारी चीजें हो जाएंगी तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वांटिटी इंप्रूव होगी और अल्टीमेट जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होगा, प्रभावशीलता बहुत अच्छी होगी। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें की जाती हैं उसके पश्चात भी जब प्रोडक्शन की और क्वालिटी की बात आएगी तो जो कंप्रोमाइज होगा वह होगा जो उस संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनका किस प्रकार से उनकी भावनाएं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं, उनको किस तरीके से दूर रखकर जो उससे मशीन की तरह कार्य करने की बात की जाती है तो उसको उसमें लिया जाता है। इसलिए जो मानव संबंध जो अप्रोच है उसमें एल्टन मेयो और उनके अनुयायियों के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे या जो उस समय पर एल्टन मेयो के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने यही कहा था कि भौतिक वातावरण केवल एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट नहीं है जिसका इम्प्रूवमेंट कर देने से जो है वो उत्पादनता में वृद्धि होती है। तो उन्होंने भी अपने प्रयोग लंबे समय तक किए थे और उन्होंने 1924 से 1940 तक जो प्रयोग किए थे और उनके आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाले थे कि भौतिक वातावरण के साथ जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है उसका प्रभाव भी बहुत सीमा तक उत्पादनता पर पड़ता है, संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है। इन चीजों को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इन चीजों को नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वैज्ञानिक प्रबंध की एक और दृष्टि से जब मूल्यांकन किया जाता है तो ये भी निष्कर्ष निकलता है कि इसमें जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। स्कोप इन द सेंस कि वहां पर जो सेट प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड टूल्स टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करते हुए ही आगे कार्य किया जाता है। जबकि जो इस प्रकार के जो प्रबंध हैं या जो संगठन है उनको यदि आगे बढ़ाना है, उनमें प्रभावशीलता लानी है, उनके कार्यों को बेहतर करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो उसमें समय समय पर जो परिवर्तन होंगे, समय पर जो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जो प्रयोग किए जाएंगे, उनका प्रभाव भी उन पर पड़ेगा। तो अगर इन इनिशिएटिव्स के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक प्रबंध के
विद्वान हैं, जो इससे जुड़े हुए विद्वान हैं, उन्होंने उसके ऊपर कोई बल नहीं दिया कि किस प्रकार से इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, किस प्रकार से इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो एक एस्पेक्ट इसका छूट जाता है, वो वैज्ञानिक प्रबंध का जो अगर हम मूल्यांकन कहें तो उस आधार पर उसके एक ऐसे विशेषता को दिखलाता है जो उसे थोड़ा पीछे ले जाता है। ये जो वैज्ञानिक प्रबंध का मूल्यांकन का है, इसके आधार पर यदि हम कहें कि निश्चित रूप से जो वैज्ञानिक प्रबंध था उसने उस दौरान, क्योंकि जब ये प्रयोग हुए हैं, जब निष्कर्ष निकाले गए हैं, जब लागू किए गए हैं, तो वो जो समय है वो वह सकाल है जहां पर कि औद्योगिक प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चल रही है, और ना केवल जो यूरोपियन देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वो इसको अपना रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे जो विकासशील देश उस स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जहां पर उनके जो अपने लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास है, उसे प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु उनके साथ साथ ये भी इसके साथ है कि उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा जिनमें वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा या उनके विद्वानों के द्वारा उसे छोड़ दिया गया है। तो इस आधार पर इसका इस व्याख्यान में इसका मूल्यांकन किया गया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।